हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। कल देखिए हम लोगों ने संविधान की क्लास को स्टार्ट किया था और संविधान के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी और संविधान को यहां तक पढ़ लिया था कि संविधान को लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। उस दिन केवल और केवल कितने अनुच्छेद लागू हुए? 15 अनुच्छेद। शेष अनुच्छेद कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो कल क्या पढ़ लिया था? संविधान के बारे में जाना था कि संविधान क्या होता है। उसके बाद संविधान के प्रकार, सारे विश्व के संविधान की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन के संविधान को। ठीक है, ऐसे करें कठोर, लचीला, विकसित, निर्मित और लिखित, अलिखित, ये सब संविधान के प्रकार को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखा कि संविधान में समितियां बनी। समितियों के बाद देखा था कि संविधान में कुछ डेट इम्पॉर्टेंट थी, उसको पढ़ा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे आगे की, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब है, जब हमने आपको कल संविधान पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था अपना भारत का संविधान बनाने से पहले जो संविधान सभा थी उसने लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको वहाँ से देख करके उनमें कुछ संशोधन करके, ऐसा नहीं कि हूबहू वहाँ से उठा करके अपने संविधान में रख लिया गया, उनको देख के, जांच के, परख के अपने संविधान में मिलाया गया है। तो उसी से प्रश्न बनते हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया, तो उन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एकल नागरिकता, इसके बाद विधि का शासन और इसके बाद संसदीय प्रणाली। ये तीनों के तीनों जो प्रावधान है, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय प्रणाली, ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिए गए? ये ब्रिटेन से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से। बात समझ में आई? प्रश्न पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, इसके बाद मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। न्याय की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रस्तावना का प्रारूप है, प्रस्तावना का प्रारूप। और क्या भाई? वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। देखिए, मूल अधिकार, न्याय की स्वतंत्रता, उसके बाद प्रस्तावना का प्रारूप और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस संविधान से लिया है? देखिए, प्रस्तावना का प्रारूप का मतलब है जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो प्रस्तावना है इसका जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, यानी कि ये ड्राफ्ट है, कौन सा शब्द कहाँ पर लगाया जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा, ये जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है? ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रस्तावना का प्रारूप जो है ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई,
कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, किस तरह की, वो कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बताइए। इधर देखिए, प्रस्तावना की भाषा और क्या, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत कन्फ्यूज करता है जब प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करके, आगे बढ़ें फिर। और देखिए, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है उसका प्रावधान। और आपातकाल यानी कि इसका मूल अधिकारों पर प्रभाव, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? बताइए, किसी को पता है? आपातकाल, देखिए यहाँ पर क्या है, वित्तीय आपात, इसे ध्यान रखिए, ये है वित्तीय आपात का प्रावधान अमेरिका के संविधान से, जबकि केवल आपातकाल या फिर कहिए इमरजेंसी और उसके बाद जो मूल अधिकारों पर आपातकाल का, इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? कहाँ से? जर्मनी से। देखिए, आपको पता होगा कि जब आपातकाल इमरजेंसी लगती है तो मूल अधिकार, हमारे कुछ मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि इमरजेंसी जैसे ही लगेगी, अनुच्छेद अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 20-21 जो अनुच्छेद है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसके बाद जो और अधिकार बचते हैं उनको चाहे तो राष्ट्रपति यानी कि ख़त्म कर सकता है और चाहे तो ना कर सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर, स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 19 अपने आप स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। उसके बाद 20-21 कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद जो अन्य अधिकार बचते हैं, मूल अधिकार, वो चाहे तो राष्ट्रपति ख़त्म कर सकता है और चाहे तो ना कर सकता है। ठीक है, वो उसके ऊपर, स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, 12 सदस्यों का मनोनयन, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? जो अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं या फिर कहिए मनोनयन किया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये तो सामान्यतः सभी लोग पढ़ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से। ठीक है,
और इसके बाद देखिए गणराज्य का प्रावधान। किसका? गणराज्य। गणराज्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया की संविधान में किस तरह से संशोधन किया जाएगा, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपको पता है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो संविधान में किस तरह से संशोधन होगा, इस चीज़ का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बात समझ में आई? बताइए। इसके बाद देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? जापान से। कहाँ से? जापान से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सब प्रावधान कहाँ से लिया गया? जापान से। बात समझ में आई? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। इसके बाद देखिए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का प्रावधान, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया रूस से। अब फंसाता कैसे है? जैसे उसने दे दिया, पिछली बार जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था कि मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो आपको सबको पता है कि रूस से लिया गया। रूस का एक नाम क्या है? पूर्व सोवियत संघ। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। जब वो लिख देता है USSR, क्या लिख देता है? USSR, तब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर USSR का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि पूर्व सोवियत संघ। इसका मतलब क्या है भाई? रूस। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं जब वो लिख देता है। जैसे यूपी टेट की परीक्षा में ये प्रश्न दिया गया था कि मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो उसने क्या किया? एक विकल्प में US लिख दिया, एक विकल्प में USSR लिख दिया, एक जगह लिख दिया जर्मनी, एक जगह लिख दिया ब्रिटेन। तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्प हैं, ये चारों विकल्प में रूस कहीं नहीं लिखा है, ना ही पूर्व सोवियत संघ लिखा है। लेकिन इसका जब हम मतलब निकालेंगे, इसका मतलब रूस है, पूर्व सोवियत संघ, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका मतलब होता है पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन बहुत सरल था, बहुत लोग गलत करके आ गए क्योंकि उनको पता नहीं था USSR किसे कहते हैं। तो USSR किसे कहते हैं? रूस को कहते हैं। बात समझ में आई? बताइए भाई, मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? चाहे ऑप्शन में रूस हो, चाहे पूर्व सोवियत संघ हो, चाहे सोवियत संघ हो, या फिर USSR हो, वही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये थे आपके जो विदेशी संविधान है उनसे लिए गए प्रावधान। देखिए
इसके बाद जब संविधान बना तो संविधान की बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की कि ये नकल है, अन्य देशों के संविधानों से उठाई हुई हूबहू नकल है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो संविधान पर है वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जो मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। जबकि अन्य देशों से जो चीज़ें ली गई, जो प्रावधान लिए गए, उनमें कई सारे संशोधन किए गए, बहुत उसका अवलोकन बारीकी से किया गया कि मेरे संविधान में ये ठीक तरह से बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स संविधान का क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आलोचना की कि किन किन लोगों ने या फिर आलोचना में, संविधान की आलोचना में संविधान को क्या क्या कहा, ठीक है। चलिए देखिए, आलोचना, जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो उसकी आलोचना करने वाले या फिर उसको सही बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, जबकि आलोचना या फिर बुराई करने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब संविधान बनाया गया तो उसकी आलोचना भी बहुत लोगों ने की। आलोचना में क्या क्या कहा, देखिए, संविधान में संप्रभुता का अभाव है, यानी कि पूरी तरह से जो संविधान है अपना भारत का, या कहिए भारत पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब है कि पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भारत का संविधान है वो ये कहता है कि भारत पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। बात समझ में आई? तो ये भी कहा बहुत लोगों की संप्रभुता का संविधान के अंदर अभाव है। इसके बाद देखिए, समय की बर्बादी, समय की बर्बादी कि संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो कि एक बहुत लंबा समय होता है। जबकि संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और बड़ा संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, तो समय तो लगेगा उसको बनाने में। 395 अनुच्छेद का संविधान बनाने में समय तो लगेगा, और उसके पहले बहुत सारी उस पर अवलोकन किया गया, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बैठक हुई, तब बनाया गया। ऐसे ही नहीं बनाया गया कि उठे संविधान बना दिया, ऐसा नहीं है। उसमें एक एक जो शब्द लिखा है, एक एक अक्षर लिखा है, वो बहुत सोच विचार कर लिखा गया कि हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए ये शब्द, ये अक्षर जो है वो हित में है या नहीं है। बात समझ में आई? बहुत लोगों ने कहा कि ये हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय या हिंदुओं का वर्चस्व, क्योंकि उस समय क्या अभी भी जो एक बड़ी कम्युनिटी है हिंदुओं की, या फिर कहिए एक बड़े धर्म से लोग आते हैं, वो हिंदू धर्म है। तो उस समय भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, और इस समय भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। जिस देश में भाई हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की जो संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या थी वो ज़्यादा रही होगी। बात समझ में आई? देखिए, इसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब है कि कांग्रेस का बोलबाला, कांग्रेस की पार्टी से लोग ज़्यादा चुने गए। देखिए, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, तो जाहिर सी बात है उनके सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। बात समझ में आई? तो इसलिए बहुत से आलोचकों ने कहा कि जो कांग्रेस है उसका बोलबाला रहा है संविधान में, उसके लोग ज़्यादा रहे हैं संविधान सभा में। बात समझ में आई? वकीलों और राजनीतिज्ञों का, देखिए, वकीलों और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व।
देखिए जब संविधान बनाया गया था उसकी संविधान सभा में जो सदस्य थे वो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो वकील थे, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो देखिए जब संविधान बनाया जाएगा तो कोई अनपढ़ आदमी से तो बनवाया नहीं जाएगा, जो जिसे जानकारी होगी कानून की, संविधान बनाने की विधि की, उन्हीं के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। और इसमें क्या वकील, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो उनके द्वारा संविधान बनाया गया। अब हम जैसे आप लोगों के द्वारा संविधान बनाया जाए तो कैसा बनता संविधान? बात समझ में आई? तो ये आलोचना हुई संविधान की, बात समझ में आई? बताइए। इसके बाद देखते हैं हम लोग विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। और पैट की परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संविधान की विशेषताएं भी पूछी जाएगी। एक तो विशेषता यही है सबसे बड़ी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा वह लिखित संविधान है, लिखित संविधान। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है अपने संविधान की, भारत के संविधान की, कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, इसे बहुत लोग उधार का थैला भी कहते हैं, उधार का थैला या संविधान या फिर उधार की बोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो बहुत सारे देश के जो संविधान थे, बहुत सारे देशों के संविधान, उनसे कई प्रावधान लिए गए, उनमें संशोधन किया गया, उनके बारे में जाना गया, तब उनको शामिल किया गया। इसलिए बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि जो संविधान, भारत का संविधान है, ये एक उधार का संविधान है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए जो संविधान अपना बनाया गया, जिस समय बनाया गया उस समय बहुत सारे देशों में संविधान का निर्माण हो चुका था। और संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि संविधान का निर्माण देश चलाने के लिए, देश के राष्ट्र के हित में, जनता के हित में जो बात होगी उसी को संविधान में शामिल किया जाएगा। और इससे पहले, भारत के संविधान को बनने से पहले बहुत सारे देशों में संविधान बन चुका था। तो उन लोगों ने भी उन्हीं अधिनियम को या फिर उन्हीं प्रावधानों को, उन्हीं कानून को, उन्हीं विधि को शामिल किया जो कि राष्ट्र और जनता के हित में थे। तो ऐसा भारत में भी किया जाएगा। तो इसमें ये गलती नहीं है हम लोगों की कि हमने बहुत से संविधानों से बहुत सी चीज़ों को देखा और उनको शामिल किया। ठीक है, तो वो तो देखिए एक लाजमी है, हम भी वही करेंगे जो हमारे देश के यानी कि राष्ट्र के और जनता के हित में होगा, उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे संविधान के अंदर। तो उसमें ये देखिए बात पूरी तरह सही नहीं, ये बात सही है कि बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया प्रावधान, ठीक है, उसमें संशोधन भी किया गया, ये नहीं कि हूबहू वहाँ से उठाया और अपने संविधान में रख लिया गया। तो ये बात जो उधार का थैला या उधार का संविधान वाली बात है, बहुत हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बताइए, देखिए एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ या धर्म का ये एक ही बात है, पंथ का मतलब भी धर्म होता है। तो देखिए अपना जो भारत का संविधान है ये एक पंथ निरपेक्ष है। हालांकि शुरुआत में जो संविधान के अंदर जब संविधान बनाया गया था तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसा कोई शब्द देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी। और ये जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये संविधान में शब्द जोड़ा गया, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जो संविधान है वो सभी धर्मों को मानने वाला, सभी का आदर करने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि संविधान में लिखा है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको हिंदू धर्म अपनाना ही पड़ेगा, या फिर आप हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती कोई किसी पर नहीं थोप सकता। आप स्वतंत्र हैं, जिस धर्म को मानते हैं उसको मानते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारत का संविधान जो है वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर भाव करता है, यानी कि बिना भेदभाव के उनको सबको सम्मान करता है, सभी धर्मों का। बात समझ में आई? तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि देखिए भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में बिना किसी भेदभाव के, ये बात संविधान में लिखी है कि भारत का संविधान सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करता है। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए, बताइए। देखिए 4 नंबर पर भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, कभी हम अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 321 धाराएं हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव, यानी कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर भारत के संविधान में शामिल किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि ये जो भारत का संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। क्या है? कार्बन कॉपी। ये बात सही है कि संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसको कहने वाले कौन से थे, अगर ये प्रश्न आ जाए तो एक थे एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन। एक थे अंग्रेजी विद्वान थे, संविधान के जानकार, संविधान के विशेषज्ञ, ब्रिटिश संविधान वेत्ता कहिए या ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ कहिए, उनका नाम था आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भी कहा, एन श्रीनिवासन ने कहा भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसी की कार्बन कॉपी भारत का संविधान है, और वही बात आइवर जेनिंग्स में भी कही। बात समझ में आई? बताइए। और एक आध नाम लिखना चाहें तो और लिख लीजिए अगर पूछा जाए तो। एक थे PR देशमुख। कौन थे? PR देशमुख, PR देशमुख। इन्होंने भी कही कि भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। चलिए एक और विशेषता लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में वकीलों का स्वर्ग। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में जो भाषा चूज की गई है, जो लैंग्वेज चूज की गई है, यानी कि जिस लैंग्वेज को लिखा गया है उसको साधारण व्यक्ति पूरी तरह से ठीक ठाक ढंग से नहीं समझ सकता। वो वही समझ सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो या वकील हो या फिर राजनीतिज्ञ हो। तो इसलिए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वकील या राजनीतिज्ञ ही उसके शब्दों को बहुत ठीक ढंग से उनका मतलब निकाल सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका मतलब पूरी तरह से सही नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारत के संविधान को, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको कहने वाले कौन थे? H.K. महेश्वरी, और यही थे एक आइवर जेनिंग्स, ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ, आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भी कहा कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। देखिए अब चलेंगे हम लोग प्रस्तावना पर, ठीक है। इसको हटा दीजिए भाई, प्रस्तावना शुरू करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग आते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। प्रस्तावना देखिए बहुत सी किताबों में आपको प्रस्तावना देखी पूरी लिखी हुई नहीं मिलती। अगर कोई आप ठीक ठाक बुक पढ़ रहे हैं तो शायद है कि आपको प्रस्तावना मिल जाए उसमें। लेकिन प्रस्तावना को लिखने का, प्रस्तावना को संविधान में जोड़ने का एक ही उद्देश्य था कि भारत के संविधान को समझा जा सके, उसके नेचर को, उसके स्ट्रक्चर को, उनके प्रावधानों को समझा जा सके। इसलिए प्रस्तावना को जोड़ा गया संविधान के अंदर, ठीक है। तो देखिए सब प्रस्तावना है, हम आपको पूरी पढ़ कर के बताएंगे, लिख कर के नहीं बताएंगे। अगर लिखा तो बहुत समय लग जाएगा। उसमें जो मेन शब्द हैं उनका अर्थ भी बताएंगे और वो
उनका अर्थ क्या है और उनका मतलब क्या है। देखिए, प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक मेन पॉइंट लिखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, एक ही बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या भाई, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय। इसके बाद आता है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। कितने 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। और क्या भाई? विश्वास। विश्वास की स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की क्या हो गई? समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बात समझ में आई? प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक यहाँ पर लिख देते हैं, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए अगर आपको लिखना है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये है पूरी प्रस्तावना। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को बैक करिए और इसको लिख लीजिए। अगर देखिए आपको कोई बड़ी परीक्षा देनी है तो आपको पूरी प्रस्तावना संविधान की तैयार होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो शब्द हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप देखिए, अगर आपको याद नहीं करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रस्तावना कहीं पर लिखने को नहीं आएगी, ठीक है। अगर यूपीएससी वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, ठीक है। देखिए अब इनका मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी से कुछ पूछने की या फिर किसी देश से, किसी व्यक्ति से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाजवादी का मतलब है भारत के अंदर जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा उनका उपयोग भारत की जनता के हित के लिए किया जाएगा, उसके बाद किसी और कार्य में लगाया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है या पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी धर्मों का भारत का संविधान सम्मान करता है, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जहाँ पर जनता, सारी शक्ति जनता के हाथ में और जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो उसका नेतृत्व करेगा। गणराज्य का मतलब है, देखिए गणराज्य का कि जहाँ पर कोई भी पद राजा का या फिर उससे नीचे का कोई भी पद, यानी कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा वो वंशानुगत नहीं होगा। बात समझ में आई। गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर जो राजा के या प्रधान का कोई भी पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम राजा हैं तो हमारा लड़का ही आगे चलकर राजा बनेगा। अगर आप राजा हैं तो आपका लड़का या लड़की जो आगे चलकर राजा बनेगा, ये नहीं होगा। गणराज्य का मतलब है। बात समझ में आई। देखिए अब प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है। देखिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय है भाई। बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पर इसको होना चाहिए और इसको यहाँ पर होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता कितने हो गए भाई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2, 3, 4 और 5। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बात समझ में आई। समानता या समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब है समानता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ निश्चित शर्तें हैं जो उन पर भी लागू होती हैं और आप पर भी लागू होगी। ऐसा नहीं कि आप अगर मजदूर हैं या फिर कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अवसर की, या फिर आप कोई गवर्नमेंट सरकारी जॉब करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। बस उनकी जो शर्तें उन पर खरे उतरिए जो कि उस व्यक्ति पर भी लागू होती हैं और आप पर भी लागू होती हैं, ठीक है। तो समता कितने प्रकार की बताई गई? 2 प्रकार की, 1 और 2। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अखंडता और एकता का मतलब है कि भारत में एकता बनी रहे और अखंडता यानी कि लोग अलग अलग ना हों। ये जो शब्द हैं ये यही बताते हैं कि देश के अंदर एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। बंधुत्व बढ़ाने वाला यानी कि भाईचारे की भावना का विकास करना, भाईचारे की भावना को रखना। भाईचारा। बात समझ में आई।
प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया, 3 प्रकार का। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई, तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समता बताई गई, तो 2 प्रकार की। और भारत के संविधान में जो दिनांक पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949 की डेट पड़ी हुई है, उसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित लागू किया गया, स्वयं को सौंपा गया, आत्म अर्पित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। देखिए 26 नवंबर 1949 के बाद अभी 2022 तक संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तावना में जो संशोधन है, संशोधन एक केवल और केवल अभी तक एक बार किया गया, और वो भी कब किया गया, उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। याद रखना इस बात को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है, और उस संशोधन के अंतर्गत जो प्रस्तावना का जो पहला पैराग्राफ था उसमें 2 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द किस पैराग्राफ में जोड़े गए? इसी संविधान संशोधन के द्वारा पहले पैराग्राफ में। और इसके बाद एक छठे पैराग्राफ में शब्द जोड़ा गया जिसका नाम है अखंडता, अखंडता। ये छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया। देखिए पैट में अगर पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि किस पैराग्राफ में कौन से शब्द जोड़े गए, केवल ये पूछेगा कि कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। जब संविधान बना था, जब प्रस्तावना जोड़ी गई थी, तो उसमें ये शब्द नहीं थे, ये शब्द जोड़े गए हैं। संविधान जब प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। 1, 2 और 3 कहाँ जोड़ा गया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन 1976 के दौरान 42वां संविधान संशोधन। बात समझ में आई? और देखिए हम बता चुके हैं, आपको फिर से बता देते हैं। जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, ये किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। और जो प्रस्तावना का प्रारूप है, प्रस्तावना का प्रारूप कि कौन सा शब्द किस जगह आएगा, ये जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? और इससे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि इसे प्रस्तुत कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया संविधान सभा में? तो ये लाया गया 13 दिसंबर 1946 में। कब लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो कब किया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।